हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे जो पहली न्यूज़ ली गई है वो है अखिलेश ओवैसी और अर्जुन मुंडा की सीटों पर आज मतदान, यानी कि 13 मई को आज मतदान चौथे चरण का किया जा रहा है। लोकसभा के चौथे चरण के लिए 13 मई को सोमवार को मतदान होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल 96 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीटों और उड़ीसा की 28 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान होंगे। इस दौरान करीब 17.70 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 8.97 करोड़ पुरुष हैं और 8.73 करोड़ महिला मतदाताएं इसमें शामिल हैं। 1717 प्रत्याशी इसमें टोटल मैदान में हैं। तो आज चौथा चरण है। शुरुआत के 3 चरण हो चुके हैं जिसमें लगभग 66% वोटिंग हुई है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट जिसमें वो बोल रहे हैं कि जब तक मैं हूं राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं पलट पाएगा। मोदी, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जैसा इसको चुनावी रंग दिया जा रहा है। बंगाल में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ताबड़तोड़ 4 रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी सहित कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। बैरकपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। इनमें से एक गारंटी यह है कि जब तक मैं हूं राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं पलट पाएगा। मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की जिद में इंडी गठबंधन एससी, एसटी व ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनकर मुसलमानों को देना चाहता है। उन्होंने टीएमसी पर लोगों को डराने के लिए सीएए पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले सीएए कानून को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। भ्रष्टाचार पर ममता सरकार को घेरते हुए मोदी ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल को घोटालों का गढ़ बना दिया है। बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री ने कैग यानी कि सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि टीएमसी सरकार ने 2.30 लाख करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं दिया है। चुनाव में एक पक्ष के साथ खड़ा दिख रहा है आयोग, कांग्रेस। मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी पर संदेह खड़ा करने के मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए कड़े पत्र के बाद कांग्रेस पार्टी इन दिनों आयोग को निशाने पर लिए हुए है। पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से आयोग पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जयराम रमेश के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आयोग के पत्र की भाषा संवैधानिक संस्थान से ज़्यादा राजनीतिक दल की लग रही है, जो जिम्मेदारी से काम करने के बजाय चुनाव में एक पक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को वैसे भी आयोग के साथ तलखी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पर दोनों के बीच लंबा टकराव दिखा था। गुलाम जम्मू कश्मीर में लग रहे पाक से आज़ादी के नारे, हिंसक प्रदर्शन जारी। एक तरफ जम्मू कश्मीर लोकतंत्र का जश्न मना रहा है, वहीं गुलाम जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान से गुलामी की बेड़ियां तोड़ने को बेताब दिख रहे हैं। न वहाँ खाने को अनाज है और न ही बिजली व जरूरी सुविधाएं हैं। गुलाम जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद और उसके सटे इलाकों में पाकिस्तान सेना के अत्याचार के खिलाफ लोग 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान से आज़ादी और भारत में विलय के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और पुलिस दमनात्मक यानी कि आंदोलन को दबाने की कार्रवाई में जुटी है और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। लेवल पर मत जाइए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हो सकते हैं।
यदि आप पैकेट बंद खाद्य सामग्री खा रहे हैं, खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सिर्फ इसके लेबल पर मत जाइए जनाब, यह भ्रामक भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हो सकते हैं। शुगर फ्री होने का दावा करने वाले खाद्य पदार्थों में वसा की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, जबकि फलों के डिब्बाबंद जूस में फल का केवल 10% तत्व ही हो सकता है। सिर्फ स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने इस संबंध में चेताते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं को सामग्री खरीदते वक्त जानकारी पूर्ण और सही विकल्प के लिए उस पर लिखी जानकारी को भी सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। हाल ही में जारी किए गए आहार संबंधी दिशा निर्देश में ICMR ने कहा है कि पैकेट वाले खाद्य पदार्थ पर स्वास्थ्य संबंधी दावे उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उन्हें इस बात पर राजी करने के लिए किया जा सकता है कि यह उत्पाद सेहत के लिए लिहाज से बहुत अच्छा है। ICMR के तहत कार्यरत हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा जारी आहार संबंधी दिशा निर्देश में कहा गया है कि भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के कड़े नियम हैं, लेकिन लेबल पर लिखी सूचना भ्रामक हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन से जमीन वापस लेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, केजरीवाल। इंडी गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को देशवासियों को 10 गारंटी दी है। उनका कहना है कि देश में इंडी की सरकार बनने पर यह सभी गारंटियां पूरी की जाएंगी। पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि ये सभी गारंटी युवा, महिला, अमीर, गरीब, किसान और व्यापारी समेत हर किसी का जीवन बदल देगी। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ गारंटी मोदी जी की है जो कभी पूरी नहीं होती है, इसलिए मोदी की गारंटी भरोसा करने लायक नहीं है। अगले वर्ष उनके रिटायर होने के बाद उनकी गारंटी कौन पूरे करेगा, इसका भी जवाब नहीं है। एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि अन्य भाजपा नेता तो मोदी जी का समर्थन करेंगे ही, लेकिन उन्हें खुद स्पष्ट करना चाहिए कि वह अगले साल रिटायर होंगे या नहीं। क्या उन्होंने 75 साल का नियम केवल औरों के लिए बनाया था, अपने लिए नहीं? मुझे उम्मीद है कि वो स्वयं पर भी यह नियम अवश्य लागू करेंगे। 24 घंटे और मुफ्त बिजली, ये गारंटी है 10। शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, राष्ट्र सर्वोपरि की गारंटी, देश के किसान के लिए सुरक्षित माहौल यानी कि आर्थिक मजबूत करने के लिए गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की गारंटी, बेरोजगारी खत्म करने की गारंटी, भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी और व्यापारियों के लिए सुगम व्यापार प्रणाली बनाने की गारंटी। नेक्स्ट न्यूज़ है चीन से सामान्य संबंध शांति पर निर्भर। पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के 5वें वर्ष के प्रवेश करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन के साथ शेष मुद्दों के समाधान की उम्मीद करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामान्य द्विपक्षीय संबंधों की वापसी सीमा पर शांति पर निर्भर करती है। जयशंकर ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि बाकी मुद्दे मुख्य रूप से गश्त करने के अधिकार और गश्त करने की क्षमता से संबंधित है। यह पूछे जाने पर कि न्यूज़ वीक पत्रिका को पिछले माह दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों की पृष्ठभूमि के विवाद समाधान की उम्मीद कब तक की जा सकती है, जयशंकर ने कहा कि इस मामले पर केवल एक व्यापक दृष्टिकोण साझा किया है। हमें उम्मीद है कि बचे हुए मुद्दों का समाधान हो जाएगा। क्या सभी CAPF अपनाएं सीमा की बाढ़ पर मधुमक्खी के छत्ते का मॉडल। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की एक यूनिट द्वारा शुरू की गई सीमा की बाढ़ पर मधुमक्खी के छत्ते लगाने की पहल अपनाने का निर्देश दिया है। BSF की यूनिट ने कहा है कि यह पहल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और सुरक्षा मजबूत करने के लिए उनके साथ सद्भाव स्थापित करने के लिए की गई है। सरकार अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन पर अप्रैल में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक स्थित उनके कार्यालय में हुई बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। एक वरिष्ठ CAPF अधिकारी ने बताया कि बैठक में बंगाल के नादिया जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात BSF की
32वीं बटालियन द्वारा तैयार व क्रियान्वित मॉडल की सराहना की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि आर्थिक सामाजिक अवसरों के द्वार। देखिए, युवा आबादी का लाभ उठाने के लिए भारत को शिक्षा सुधार, आर्थिक को संगठित रूप देने के साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण के समावेशन वाली रणनीति बनानी होगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत एक अनूठी जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में आ गया है। देश की करीब 65% आबादी कामकाज योग्य है, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लिए विपुल आर्थिक एवं सामाजिक सद्भावना के द्वार खोलेगी। इन संभावनाओं को प्रभावी रूप से भुनाने के लिए भारत को मानव पूंजी में रणनीतिक निवेश करना होगा। उसे सुनिश्चित करना होगा कि इस राह में कोई कसर शेष न रह जाए। जनसांख्यिकी लाभांश जनसंख्या की आयु के स्तर में परिवर्तन पर झलकता है। जब 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या 14 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या से अधिक हो जाए तो इस प्रकार के लाभांश की स्थिति बनती है। इस समय भारत की आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और जल्द ही कामकाजी आबादी 1 अरब का आंकड़ा पार कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक पत्र के अनुसार जनसंख्या के मोर्चे पर लाभ की यह स्थिति भारत की जीडीपी को हर साल 2% तक बढ़ाने की क्षमता रखती है। हालांकि इससे जुड़े अवसरों को भुनाने की राह में तमाम चुनौतियां विद्यमान हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहली चुनौती उद्योग जगत की अपेक्षाएं और शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कौशल के स्तर पर भारी विसंगति की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि रोजगार के लिए आवश्यक कौशल और उसकी पूर्ति में शिक्षण संस्थानों की अक्षमता के बीच 2030 तक 2.9 करोड़ का अंतराल उत्पन्न हो सकता है। विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के माध्यम से इस स्थिति को सुधारने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी लगते हैं। कारण यही है कि सभी स्कूल इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में भिन्नता दिखाई पड़ रही है। इंडिया स्किल रिपोर्ट्स 2023 कुछ सुधार के संकेत करती है, जिसमें रोजगार की स्थिति 50.3% बढ़ी हुई दिखाई देती है। इसके बावजूद आधुनिक अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिहाज से यह पर्याप्त नहीं है। भारत के लिए फिनलैंड के अनुभव से सीखना कुछ उपयोगी हो सकता है, जहां शिक्षण संस्थान, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच इस प्रकार से तालमेल बना होता है कि जहां श्रम बाजार की मौजूदा एवं भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का असंगठित रूप में होना भी एक बड़ी चुनौती है। असंगठित क्षेत्र में एक बड़ी भागीदारी गैर कृषि कामगारों की है, जिनके पास सीमित रोजगार संभावनाएं एवं सामाजिक सुरक्षा के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें भी जनसांख्यिकी लाभांश की संभावनाओं पर ग्रहण लग सकता है। सतत आर्थिक लाभ के लिए इन कामगारों एवं उनके उद्यमों को उचित नीतियों के माध्यम से संगठित स्वरूप देना होगा। अतीत में बाल शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की अनदेखी की स्थिति को अब सुधारा जा रहा है। इस दिशा में की जा रही नई पहल का उद्देश्य जन्म के समय से स्कूल पहुंचने तक बच्चों की सेहत और व्यापक क्षमताओं को सुधारने पर केंद्रित है। पोषण अभियान और मिशन पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रमों का लक्ष्य आरंभिक जीवन के पड़ाव पर कुपोषण को दूर करना है, जो भावी आर्थिक गतिविधियों और समग्र बेहतरी के लिए अच्छी बुनियाद रखने का काम करेगा। तो आर्थिक समीक्षा थी ये कि किस तरीके से अवसर प्रदान होते हैं, उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया था। आर्टिकल लिखा था देवराय प्रधानमंत्री की जो देवराय हैं यानी कि विवेक देवराय, वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं, और जो सिन्हा जी हैं यानी कि आदित्य सिन्हा, वो परिषद में OSD अनुसंधान है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि राष्ट्रवाद के लिए खतरा वोट बैंक राजनीति, यानी कि जातिगत राजनीति, धार्मिक राजनीति, ये किस तरीके से वोट बैंक के आदिवासियों को अपनी तरफ लेने की, लोक लुभावन वादे के तहत एक समूह को अपनी तरफ जोड़ने की ये जो राजनीति हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए खतरा जरूर पैदा करती है।
तो दूसरे आर्टिकल को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको स्किप करेंगे और आते हैं अब बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है, अमेरिका को खूब बढ़ा निर्यात, चीन रहा सबसे बड़ा साझेदार। भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका सबसे आकर्षक बाजार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 118.3 अरब डॉलर रहा है। इसके बावजूद अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार नहीं है। बीते वर्ष चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार रहा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 118.41 अरब डॉलर रहा है। यह बात वैश्विक कारोबार पर शोध करने वाली एजेंसी GTRI की नई रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 वर्षों के दौरान अमेरिका को भारत से होने वाला निर्यात 47.9% बढ़कर 77.52 अरब डॉलर हो चुका है। नेक्स्ट है कि 2025 में चौथी बड़ी आर्थिकी होगी भारत। G20 में भारत के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत का कहना है कि सभी आर्थिक मानकों के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अभी दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और इससे आगे जापान, जर्मनी, चीन और अमेरिका हैं। आसियान से कारोबार समझौते में बदलाव पर वार्ता में आई तेजी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान और भारत के बीच उत्पादों में कारोबार समझौते पर गठित संयुक्त समिति की चौथी बैठक पिछले हफ्ते मलेशिया में संपन्न हुई। इसमें भारत के अलावा आसियान के सभी 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने बताया कि AITIGA की चौथी बैठक भी थी। भारत और आसियान ने कारोबार समझौते में संशोधन पर सुझाव देने के लिए कुल 8 उप समूहों का गठन किया है। इनमें से 5 उप समूहों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इनकी रिपोर्ट अगले कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी। संयुक्त समिति की अगली बैठक जुलाई में इंडोनेशिया में बाली में होगी। आसियान के साथ भारत का कारोबार समझौता काफ़ी पुराना है, लेकिन भारत मानता है कि इस समझौते से उसको बहुत फ़ायदा नहीं हुआ है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज पर हम युद्ध को स्किप करेंगे। निज्जर हत्याकांड में एक और भारतीय गिरफ्तार, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मालदीव के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे पायलट डोनियर उड़ाने में सक्षम नहीं। मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौसून ने स्वीकार किया है कि मालदीव की सेना के पास अभी भी भारत द्वारा दान किए गए 2 हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान को चलाने में सक्षम पायलट नहीं है। घासन ने शनिवार को राष्ट्रपति कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुछ पायलटों को पिछली सरकारों द्वारा किए गए समझौते के तहत डोर्नियर और 2 हेलीकॉप्टरों को उड़ान का प्रशिक्षण देना शुरू किया गया था, पर हमारे सैनिक विभिन्न कारणों से इसे पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस समय मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के पास कोई ऐसा पायलट नहीं है जो हेलीकॉप्टरों और विमान को संचालित कर सके। नेक्स्ट न्यूज़ युद्ध, इसको स्किप करेंगे। कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 29वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने रविवार सुबह 29वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। पर्वतारोही 54 वर्षीय कामी रीता शेरपा ने इससे पहले पिछले साल एक ही सीजन में 2 बार इन्हें 27वीं और 28वीं बार एवरेस्ट फतह किया था। उन्होंने 1994 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वह 7 समिट ट्रैक्स द्वारा आयोजित एक अभियान का मार्गदर्शन करते हुए रविवार को सुबह 7:30 बजे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। तो ये आज का 13 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।